स्वागत है। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में शिक्षा शैक्षिक महत्व में आएगा फर्स्ट समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, सेकंड है तत्पर होना, थर्ड है विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, कठिन विषय के लिए उपयोगी, फिर कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी, क्रो, फिर है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक ड्राइवर, समस्या समाधान आधारित शिक्षा, स्व खोज कर सीखना, फिर इसमें आएगा जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, निवासी स्विट्जरलैंड के सहयोगी है बारवेल इनहेल्डर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था उम्र 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, वैचारिक अवस्था चिंतन की तैयारी का काल। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया,
शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। स्कीमा जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। फिर इसमें आएगा अधिगम स्थानांतरण में आएगा इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अर्थ है एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, उसे अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक या अनुकूल। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है। उदाहरण है साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक है। नकारात्मक या निर्णयात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता हो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण है अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होती है। कला विषय के छात्र को गणित विषय पढ़ने में बाधा आएगी। शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में ना तो सहायक हो और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण है कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। अधिगम वक्र हम उसे कहते हैं जो सीखने के कम अधिक शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय वक्र, यह P है, यह A है। जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आएगा ग्राफ में उन्नतोत्तर वक्र है। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे को आएगा। नोतोदर वक्र, इसमें प्रारंभ से सीखने की गति मंद हो जाती है, बाद में धीरे धीरे तीव्र होती है। ठीक है, ये ग्राफ इसका। फिर इसमें आएगा मिश्रित वक्र में आएगा और नोतोदर का मिला जुला रूप। ठीक है, ये ग्राफ है। अधिगम का पठार, जब सीखने की गति रुक जाती है ना तो उन्नति होती है ना अवनति होती है। अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं खुटर लेविन का सिद्धांत, टोलमैन का उद्देश्यवाद या संकेतवाद का सिद्धांत, गुथरी है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कार्ल रोजर्स अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। फिर मिलर, यह सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, जेरोम बोनर संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत। फिर इसमें आएगा बाल विकास में है अधिगमकर्ता का विकास या शारीरिक विकास या सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और अन्य अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि या अभिवृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना या ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि शामिल है। फ्रंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। वास्तव में विकास भी अभिवृद्धियों का योग है। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्यकुशलताएं
कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है। लेकिन इसके कारण जो शारीरिक व मानसिक कार्यकुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहा जाता है। हर लोग के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि विकास। फर्स्ट है अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में परिवर्तन से है। विकास में है फर्स्ट विकास समस्त अंगों में समस्यात्मक समग्र का बोधक है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर थर्ड अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है। यह विकास की प्रक्रिया का अवयव हिस्सा या भाग मात्र है। विकास का अर्थ व्यापक है। इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष बल्कि संवेगात्मक, मानसिक आदि सभी पक्षों में है। अभिवृद्धि में आएगा। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। फोर्थ विकास में समानता होती है लेकिन इसकी दर या सीमा में अंतर होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। फिफ्थ विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। विकास गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है। विकास का अनुभव किया जा सकता है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसमें विकास क्रम का सिद्धांत जैसे भ्रूण का बनना, बालक का जन्म लेना, चलना फिरना, बोलना, फिर पढ़ना आदि। विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की ओर। उपनाम मस्तकोद्मुखी शिरोपुंज विकास सिर से पैर की ओर। केंद्रीय परिधीय विकास। निकट दूर का विकास। एकीकरण का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। फिर इसमें आएगा सामाजिक विकास। इसमें नैतिक विकास, सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान मॉडल का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, लाभ के साथ विकास की अवस्थाएं। शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास की अवस्थाओं में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। शैशव अवस्था। इसमें आएगा शैशव अवस्था में जन्म से लेकर 5 वर्ष से 6 वर्ष तक। बाल्य अवस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्य अवस्था ये 6 से 9 वर्ष तक। फिर है उत्तर बाल्य अवस्था 10 से 12 वर्ष तक। फिर किशोरा अवस्था ये 13 से 18 वर्ष तक। फिर पूर्व किशोरा अवस्था 13 से 16 वर्ष तक है। फिर उत्तर किशोरा अवस्था 16 से 18 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ अवस्था 18 से अधिक। फिर इसमें आएगा शैशव अवस्था में आएगा। शैशव अवस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। शैशव अवस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज़्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। क्रो के अनुसार इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं
और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशव अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशव अवस्था के महत्वपूर्ण कथन। वैलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वपन अवस्था में रहते हैं। फ्रायड, व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वाटसन, शैशव अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। फिर गेसल का प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। गुड एनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशव अवस्था की विशेषताएं। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, सीखने का आदर्श काल, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की सहजीवता, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम या स्वमोह की भावना, नैतिक गुणों का अभाव, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम शक्ति का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इसमें आएगा दोहराने की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संवेगों का प्रदर्शन, फिर इसमें आएगा इसमें आएगा बाल्य अवस्था 5 से 6, 6 से 12 वर्ष तक। बाल्य अवस्था वह अवस्था है जो 5-6 से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। बाल्य अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। नोट, बाल्य अवस्था को गैंग एज कहा जाता है और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता इच्छा रहती है। बाल्य अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। कॉल व ब्रूस बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। रोस के अनुसार बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। स्ट्रैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिककरण का काल कहा है। ब्लेयर, जॉन सिम्पसन, बाल्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। बाल्य अवस्था विशेषताएं। 6 से 12 वर्ष। फर्स्ट है शारीरिक विकास में स्थिरता, रोस। मानसिक विकास में स्थिरता, रोस। मानसिक योग्यता में वृद्धि। फिर वास्तविक जगत से संबंधित, रोस। जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मकता, कार्य में आनंद। समूह भावना का विकास, रोस। नैतिक गुणों का विकास, स्ट्रेंथ। संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की भावना। फिर इसमें आएगी काम शक्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन, काल ब्रूस। सामूहिक खेलों में रुचि, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन। फिर इसमें आएगा किशोरा अवस्था में आएगा 13 से 18 वर्ष। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोसियर से बना है अर्थात एडोलिसियर प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। किशोर अवस्था के उपनाम है तूफानों की अवस्था, होल। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक। जीवन का बसंत काल,
टीन एज, फिर सुंदर अवस्था, फिर किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। किशोर अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। किशोर अवस्था के महत्वपूर्ण कथन स्टेनली हॉल। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात और तूफानों की अवस्था है। हॉल में आएगा किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। रोस किशोर अवस्था शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन काल है। किलपैट्रिक इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या कठिन सीढ़ी है। क्रो किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। विशेषताएं शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, बिग एंड हंट, फिर घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। वैलेंटाइन व्यवहार में विभिन्नता, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव। रोज फिर वीर पूजा की भावना, किसी को अपना आदर्श मानना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम शक्ति में परिपक्वता। फिर इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, व्यवसाय चयन की चिंता, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, समाज सेवा की भावना। फिर इसमें आएगा विकास के प्रकार, शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, भार, नवजात शिशु बालक का भार 7.15 पौंड या 3 किलो 245 ग्राम, नवजात शिशु बालिका का भार 7.13 पौंड या 3 किलो 240 ग्राम। प्रथम 4 से 6 माह में भार दोगुना व 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में भार आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है और शैशव अवस्था के अंत में 38 से 43 पौंड हो जाता है। लंबाई, नवजात शिशु बालक की ऊंचाई 20.5 इंच होती है। नवजात शिशु बालिका की लंबाई 20 इंच होती है। प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ती है तथा बाद में गति धीमी हो जाती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/2 या 25% होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है लेकिन इसके बाद धीमी गति से बढ़ता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। फिर प्रथम 2 वर्ष में यह दुगना हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 86% विकास हो जाता है। दांत, जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 हो जाते हैं और 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। हड्डियां, जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है।
ये हड्डियाँ कोमल व लचीली होती हैं, जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती हैं। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं। अन्य अंग, नवजात शिशु की मांसपेशियों का कुल भार 23% होता है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। टांगे डेढ़ गुनी भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। टांगे 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। फिर इसमें बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास में आएगा बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है और भार 80 से 95 पौंड हो जाता है। ऊंचाई बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच होती है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु मस्तिष्क का आकार पोड़ सिर का 90% हो व 10 वर्ष की आयु में पोड़ सिर का आकार 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। दांत 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। व 11 व 12 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं व उसके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। हड्डियां, छोटी हड्डियों के बनने के कारण हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। फिर अन्य अंग में आएगा 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में 85 बार हो जाती है। यौन अंगों का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, भार, किशोर व किशोरिया दोनों का भार बढ़ता है और भार में अंतर 25 पौंड का होता है। ऊंचाई 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं, जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते हैं। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार, सिर अपना पोड़ आकार ग्रहण कर लेता है और मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है और प्रज्ञा दंत अक्कल दांत आने होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। किशोर अवस्था के अंत में या प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। हड्डियां, छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती हैं। अन्य अंग, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। मांसपेशियों का भार कुल भार का 44% हो जाता है। फिर इसमें मानसिक विकास में आएगा। मानसिक विकास का अभिप्राय मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना और उसे नवीन परिस्थितियों में काम लाने की योग्यता के विकास होने से है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानसिक शक्तियों, चिंतन, मनन, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि का विकास शामिल है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास सारेन टेलफोर्ड के अनुसार शिशु जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, उसकी शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। जन्म के समय व प्रथम सप्ताह जॉन लॉक के अनुसार जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह धीरे धीरे अनुभव दिखता है। द्वितीय सप्ताह शिशु प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। प्रथम माह शिशु को कष्ट व दुख का अनुभव होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से रोता है। द्वितीय माह शिशु आवाज़ सुनने के साथ सिर घुमाता है और सभी
सभी शोर और ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। फिर तीसरा महीना अपनी माँ को पहचानने लगता है। चौथा महीना में शिशु सभी पीड़ाओं व्यंजनों की ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। पाँचवा छठवां महीना शिशु अपना नाम समझने लगता है। वह प्रेम व क्रोध में अंतर करने लगता है। सातवां व आठवां महीना शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांट लेता है। नौवां व 10वां महीना खिलौना छीनने पर रोकर विरोध प्रकट करता है। एक वर्ष शिशु 4 शब्द बोलने लगता है। पा, मा, दा, का। और 2 वर्ष 2 शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष के अंत में उसका शब्द भंडार 100 से 200 शब्दों का हो जाता है। 3 वर्ष शिशु पूछने पर अपना नाम बता देता है और सीधों व लंबी रेखाओं को देखकर वैसी बनाने की कोशिश करेगा। चौथा वर्ष शिशु 4 तक की गिनती गिन लेता है। छोटी व बड़ी रेखा में अंतर बता देता है। अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है। 5वां वर्ष में आएगा शिशु भारी व हल्की वस्तु में अंतर कर लेता है। वह 10 व 11 शब्दों का जटिल वाक्य बोलता है। फिर बाल्य अवस्था में मानसिक विकास उम्र 5 से 6 को 12 तक। क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष का बालक 13-14 तक गिनती गिन लेता है। सामान्यतः प्रश्नों के उत्तर दे देता है। वह चित्र देखकर बनी हुई वस्तु के नाम बता देता है। 7 वर्ष बालक में अंतर करने की योग्यता हो जाती है। फिर इसमें आएगा 8 वर्ष में आएगा बालक छोटी छोटी कहानियों व कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह एक पैराग्राफ की कहानी से 5-6 प्रश्नों के उत्तर दे देता है। और 9 वर्ष जब बालक को दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप, तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 10 वर्ष बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोलता है और वह दैनिक जीवन में जो नियम परंपराएं होती हैं उनसे परिचित हो जाता है। फिर 11 वर्ष बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाती है। 12 वर्ष बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। मानसिक विकास किशोरावस्था मानसिक स्वतंत्रता फिर मानसिक योग्यता प्राप्त हो जाती है। ध्यान शक्ति का विकास, फिर कल्पना शक्ति का विकास, अर्थ स्वप्नों मन तरंग का विकास, फिर इसमें तर्क शक्ति का विकास, फिर चिंतन शक्ति का विकास, रुचियों की विविधता, फिर इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हार्मोन के अनुसार के द्वारा 15 वर्ष तक, जोन्स व कोमांड 16 वर्ष तक, फिर स्पेयरमैन ये 14 से 15 वर्ष तक, फिर वुडवर्थ ने कहा 15 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज का वातावरण। फिर इसमें आएगा सामाजिक विकास में आएगा सामाजिक विकास करता है सामाजिक संबंधों परिपक्वता प्राप्त करना। सामाजिक विकास अभिप्राय समाज स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के सीखने की प्रतिक्रिया से है। शैशव अवस्था में सामाजिक विकास क्रो के अनुसार जन्मजात शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता।
प्रथम महीना वह मानव की आवाज़ को नहीं पहचानता। द्वितीय महीना केवल माँ की आवाज़ को पहचानता है। तीसरा महीना वह अपनी माँ को पहचानता है। चौथा महीना शिशु अपने आसपास व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है और यदि उसके साथ कोई खेलता है और तो वह भी खेलता है, वह मुस्कुराता है। पांचवा व छठा महीना परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को ध्यान से देखता है, वह पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध में अंतर करने लग जाता है। सातवां आठवां महीना शिशु बोले जाने वाली आवाज़ का अनुकरण करता है। नौवां व 10वां महीना शिशु किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करता है। प्रथम वर्ष माना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। द्वितीय वर्ष परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और पारिवारिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। तीसरा वर्ष शिशु गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। चौथा वर्ष शिशु का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। उसे किंडरगार्टन विद्यालय में भर्ती करवा दिया जाता है, जहां वह नए सामाजिक संबंधों की रचना करता है। 5वां वर्ष शिशु अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है। फिर इसमें आएगा बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास। बाल्य अवस्था का बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, जिसके कारण सर्वप्रथम वह स्वयं को नए वातावरण में समायोजित करता है। इसके बाद वह विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेता है, जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में उन्नति देखी जाती है। बालक का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा क्रीड़ा समूह खेल का मैदान के कारण विकसित होता है। बाल्य अवस्था का बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। बाल्य अवस्था का बालक अपने विद्यालय व परिवार और आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। फर्स्ट है किशोर और किशोरियाँ एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में व कार्यों में असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। संवेगात्मक विकास अंदर से तो गति करना या उत्तेजित होना, अर्थ है उत्तेजित दशा। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग दो प्रकार के होते हैं: बुरे संवेग, निंदनीय संवेग, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि। फिर अच्छे संवेग, आनंदनीय संवेग, प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया आदि। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। बिरजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है और 2 वर्ष की अवधि में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। स्पिट्ज़ के अनुसार जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता। जैसे बालक के अंगों का विकास होता है, वैसे वैसे संवेगों का विकास हो जाता है। शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। शिशु प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट करता है तथा धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। फिर इसमें आएगी शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं। शिशु में संवेग तीव्र आते हैं। शिशु के संवेगात्मक अभिव्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। एलिस क्रो
शिशु अपनों से बड़ों का संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यही कारण है कि उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे उनसे बड़े लोगों को डर लगता है। फिर जोन्स 2 वर्ष की शिशु को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उसमें भय का नाम का संवेग विकसित नहीं हुआ होता है, लेकिन वह शिशु 3 वर्ष का होने पर अंधेरे से व जानवरों से डरने लगता है, क्योंकि उसने डर नाम का संवेग विकसित हो जाता है।